नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र पर। दोस्तों, हम लोग आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे हैं। आदिकालीन साहित्य की इस कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे रासो साहित्य पर। ठीक, काफी लंबे समय बाद आज क्लास हो रही है। कुछ व्यवस्थाओं के कारण क्लास नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों, आदिकालीन साहित्य की बात कर रहे हैं हम लोग। आदिकालीन साहित्य में हम लोगों ने सिद्धनाथ और जैन साहित्य को पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आज रासो साहित्य को। ठीक है, रासो साहित्य में जो आदिकालीन साहित्य लिखा गया है ये 10वीं से 14वीं सदी के मध्य का जो समय रहा है इसको रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। और रासो साहित्य में जैसे हम देखेंगे कि इसको रासो साहित्य क्यों कहा गया है। यहाँ पर जो कवि जो लेखन कार्य कर रहे थे, इनका मूल उद्देश्य यहाँ पर जो लेखन का था वो था इनके जो आश्रयदाता थे, जो राजा महाराजा थे, उनकी प्रशंसा करना और उनकी प्रशंसा, उनकी वीरतापूर्ण चरित्र का चरित्र चित्रण करना, उनकी वीरताओं का चरित्र चित्रण करना। ठीक है, ये इनका मूल उद्देश्य था। राजाओं के चरित्र पर, उनकी वीरता पर ये लोग ग्रंथ लिखते थे और इनसे इन्हें मोटी रकम मिलती थी। तो इसीलिए ये जो थे राजकवि, इनका साहित्य लेखन का मुख्य उद्देश्य राजाओं की प्रशंसा करना और उनसे अपना पुरस्कार प्राप्त करना था, है ना। यहाँ कुछ कवि लेखक ऐसे भी रहे हैं जो राजाश्रित रहते हुए भी युद्धों में भी हिस्सा लेते थे, है ना। समय समय पर ये लोग सेना के साथ भी खड़े होते थे और ये लोग रचनाएं भी करते थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसे जो है रासो साहित्य के साथ चारण साहित्य भी कहा जाता था, है ना। अब जो रासो साहित्य है, तो रासो शब्द को लेकर भी अलग अलग मत दिए हैं। ये बेहद ही विवादास्पद शब्द रहा है रासो, क्योंकि रासो शब्द आया कहाँ से है, तो इसे लेकर के भी बहुत सारे विवाद हैं। सभी विद्वानों ने जो है अलग अलग मत दिए हैं रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के। ठीक है, कि रासो शब्द आया कैसे है। जैसे यदि हम देख ले, जो गार्सो दत्तासी थे, इन्होंने माना है कि जो रासो शब्द आया है ये राजसूय यज्ञ से आया है। पुराने राजा महाराजा जो थे ये यज्ञ किया करते थे अपनी वीरता के लिए, सम्राट की उपाधि के लिए। और जब ये राजसूय यज्ञ करते थे तो इसी से जुड़ करके जो है रासो शब्द आया है, ऐसा मानने वाले हैं गार्सो दत्तासी, जो प्रथम साहित्यिक इतिहास लेखन करने वाले जो इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें धीरे धीरे, जैसे आचार्य शुक्ल ने क्या माना है, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है। तो इस तरीके से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के कई सारे मत चले हैं, लेकिन इसमें भी सर्वमान्य मत जो देखा जाता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रासक शब्द से मानी है। ठीक है, और यही सर्वमान्य मत भी है। और यदि विद्वानों के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो हम लोगों को उनके अनुसार उत्तर चयन करना है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, जैसे मिलान में पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने कहाँ से उत्पत्ति मानी है ना। इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। तो हमें सारे ने भी यहाँ विद्वानों ने जो भी माना है वो सभी को हमें याद करना है ना। और रासो साहित्य में देखा जाए तो जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी ग्रंथ मिले हैं, इनमें सब में एक विशेषता यह है कि सभी के पीछे रासो शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग देख लें कि बिसल देव रासो है, इसके बाद हम देखें पृथ्वीराज रासो, है ना, मुख्य रूप से। इसके बाद देखें खुवाण रासो और परमादि देव रासो, और जो भी है जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे सभी को, है ना, तो सब में हमें रासो शब्द देखने को मिला है। यहाँ देखते हैं 10वीं से 14वीं सदी के मध्य का जो समय है यही रासो साहित्य के लिए माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें रासो साहित्य जो है मुख्य रूप से दरबारी साहित्य है, राजनीतिक साहित्य है और ऐतिहासिक साहित्य है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व है उनका तो यहाँ पर चित्रण मिलता है, लेकिन इसके पीछे जो तथ्य, इसके पीछे जो प्रमाणित तथ्य है उनका यहाँ पे प्राय अभाव देखने को मिला है। ठीक है, और इसी कारण जो है यहाँ पर बहुत ही इस बात को लेकर भी विवाद है, प्रमाणिकता को लेकर भी विवाद है। रासो साहित्य हम लोगों ने समय देखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रासो साहित्य है ये लिखा गया था मुख्य रूप से, ये जो है दरबारी साहित्य था, राजनीतिक साहित्य था और ऐतिहासिक साहित्य था। बहुत ही विवादास्पद साहित्य माना गया है। आदिकालीन साहित्य में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो विवादों में रहने वाला साहित्य है वो रासो साहित्य ही है। ठीक है, और प्रामाणिकता की दृष्टि को यदि देखा जाए तो जैन साहित्य है।
प्रामाणिकता रासो साहित्य में भी यदि हम देखें तो मुख्य रूप से यदि हम देखेंगे, अब यहाँ देखें जैसे रासो साहित्य में भी जो प्रामाणिकता को लेकर देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है यह सबसे ज्यादा विवादों में रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक मानने वाले और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, इस तरीके से इसको तीन, हम वीडियो जो है बीच में रुक गया था तो फिर से मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर रासो साहित्य में जो रासो शब्द आया है इसकी उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो सर्वमान्य मत यदि देखा जाए, देखिए रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के जो सर्वमान्य मत जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। सर्वमान्य मत यदि हम लोग देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रासत शब्द से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, विशेषकर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने क्या क्या मत दिए हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ लिख देते हैं विद्वान, और ठीक है। अब यहाँ आप लोग चाहे तो साथ में नोट भी करते चले और ध्यान रखेंगे, विशेषकर ध्यान रखेंगे क्योंकि यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों को इनके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो करवा देते हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, ठीक है। सारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जितनी भी है पिछले वर्षों के नेट, सेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सारे जो है आपको धीरे धीरे करवाए जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग सोच रहे हैं कि पहले थ्योरी पर थोड़ा सा काम करें, आप लोग आधार एक होना चाहिए, एक आधारशिला जो होना चाहिए हिंदी साहित्य की, पहले थोड़ा सा उसे समझ लिया जाए, उसके बाद जो है इनके महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। आदिकालीन साहित्य जब समाप्त हो जाएगा, रासो साहित्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे खुसरो की पहेलियां और फिर विद्यापति, है ना। इसके बाद आदिकालीन साहित्य जो है समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आदि साहित्य की जो है सारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो भी है वो समाप्त करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो नया कालखंड है हिंदी साहित्य का उस पर चलेंगे, है ना। तो ऐसा धीरे धीरे कर करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं सबसे पहला जो मत आता है गार्हस्थ्य तासी का मत आता है। अब देखिए गार्हस्थ्य तासी जो सबसे पहले इतिहास लेखन परंपरा में जो सबसे पहले इतिहासकार रहे हैं गार्हस्थ्य तासी, तो उन्होंने जो है रासो शब्द को लेकर क्या कहा है। गार्हस्थ्य तासी जो है इन्होंने राजसूय यज्ञ से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, ठीक है। अब राजसूय यज्ञ यहाँ पर क्या है, कैसे क्या है, देखिए जब पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी खुद को सम्राट बनाने के लिए और अपनी महानता को सभी जगह अपनी महानता बढ़ाने के लिए जो है अपना राज्य विस्तार करने के लिए यज्ञ किया करते थे, है ना। इस यज्ञ में जो अश्व छोड़ा जाता था, तो इसमें क्या होता था, जैसे आप लोगों ने देखी होगी, रामायण देखी होगी, तो उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, जब श्री राम जब यज्ञ करते हैं अश्व यज्ञ, वो अपने जब अश्व को छोड़ते हैं तो लव और कुश जो है अश्व पकड़ लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनको उनसे राजा को जो है युद्ध करना है जिसने भी अश्व को पकड़ा है, ठीक है। और यदि कोई अश्व को नहीं पकड़ता है किसी राज्य में और उनकी जो है राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो इस तरीके से राजा का जो है साम्राज्य बढ़ता जाता है ना। तो इस तरीके से यज्ञ करते थे। तो राजसूय का जो यहाँ पर सीधा संबंध बताया है गार्हस्थ्य तासी ने रासो से, ठीक है। तो यह शब्द जो है राजा की महानता को, उनके चरित्र को जो है दर्शाता है, ठीक है। और इसके बाद हम देख ग्रियर्सन ने क्या माना है ना। अगले जो इतिहास कर रहे हैं ग्रियर्सन ने माना है राजा देश से, ग्रियर्सन ने माना है राजा देश से रासो शब्द का उत्पत्ति, है ना। इसके बाद अगला देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, बताइए फटाफट। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है।
डॉक्टर बच्चन जो है ये मानते हैं रास से, ठीक है, रास से ये मान। राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी की यह मानते हैं रस से। रस से जो है नरोत्तम स्वामी मानने वालों में से है। स्वामी ने माना है रसिक, रसिक शब्द माना है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मानने वाले एक से ज्यादा इतिहासकार रहे हैं। जैसे हम लोग देखें रहस्य जो मानने वाले हैं, रहस्य से उत्पत्ति मानने वाले जो विद्वान हैं, कविराज श्यामल दास। इसके अलावा एक और विद्वान जोड़ लीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और विद्वान जोड़ लीजिए, राम नारायण, ठीक है, राम नारायण, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाला फैक्टर है। देखिए क्योंकि रसायन शब्द जो है दिया है आचार्य शुक्ल ने, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आचार्य शुक्ल ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। अब यहाँ देखें रसायन शब्द जो है इन्होंने किस आधार पर, आचार्य शुक्ल जो है बिना आधार के कोई बात नहीं कहते हैं, है ना, तो इसलिए आचार्य शुक्ल ने जो है रसायन शब्द कहाँ से लिया। अब देखिए जो जब हम आगे इनके ग्रंथों को पढ़ेंगे ना रासो साहित्य के, तो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा बिसल देव रासो एक ग्रंथ, ठीक है। तो बिसल देव रासो में जो है रसायन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है ना। वहां पर ये शब्द जो है कविता के संदर्भ में प्रयोग हुआ था, तो आचार्य शुक्ल ने वहीं से इस शब्द को लिया है और कहा है कि जो रसायन शब्द है इसी से आगे चलकर रासो बना है ना। तो लेकिन ये जो शब्द जो इनका मत था ये सर्वमान्य नहीं हुआ, है ना। सर्वमान्य मत जो यदि देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है रासक शब्द इसी को सर्वमान्य मत मिले हैं, ठीक है। राजयश से उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजयश से सही प्रसाद दुबे और एक और विद्वान है हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ये वही है जिन्होंने सिद्धों पर बौद्ध गान और दुआ का प्रकाशन करवाया है और सिद्धों पर बहुत काम किया है इन्होंने, हरप्रसाद शास्त्री ने, है ना। इसे हम लोगों ने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, है ना। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द माना है इसी को माता प्रसाद गुप्त ने और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है इसे ही माना है ना। तो यहाँ पर इनके साथ आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, इसे ही आगे चलकर मान्यता दी है ना। और अब इसकी कुछ विशेषताओं पर बात कर लेते हैं, है ना। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग नोट्स करते हुए चल रहे हैं साथ में, और साथ में ये भी उम्मीद है कि आप लोग क्लास को शेयर कर रहे हैं। विशेषताएं जो देखी गई है रासो साहित्य में, कुछ मुख्य मुख्य बिंदु ही यहाँ लिख दूंगी, उसके बाद समझा रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ प्रमाणिकता अप्रमाणिकता को लेकर के हमेशा ही द्वंद्व रहा है। अप्रमाणता व प्रमाणिकता, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है यह विवादास्पद साहित्य है ना। तो दरबारी साहित्य है, ऐतिहासिकता को लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा विवाद देखने को मिले हैं, है ना। तो लिख लीजिए ऐतिहासिकता का जो है अभाव देखने को मिला है यहाँ पर। इसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर जो है वीर रस और व श्रृंगार रस में ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ
विवादास्पद साहित्य है, सर्वाधिक विवादास्पद साहित्य है, ठीक है। जनजीवन से संपर्क नहीं है, क्योंकि यह जो साहित्य था यह मुख्य रूप से पूरी तरीके से अपने राजाओं के आसपास ही केंद्रित रहता था, क्योंकि यहाँ के जो कवि रचनाकार रहते थे ये लोग क्या करते थे, सिर्फ राजा महाराजाओं की प्रशंसा करना, उनके ऊपर ही वीर काव्य लिखना और उनकी ही महानता, उनकी ही प्रसन्नता को लेकर के उन्हीं के आसपास ये लोग जो है साहित्य लिखते थे, है ना। तो जो रचनाकारों की जो दृष्टि थी वो सिर्फ अपने राजा के इर्द गिर्द ही रहती थी। इसके बाद वो लोग समाज में क्या हो रहा है ना, से कुप्रथाएं फैली है, अंधविश्वास फैले हैं, उनकी ओर यहाँ के जो कवि थे इनका ध्यान नहीं जाता था, है ना। इनका जो पूरा ध्यान केंद्र था वो सिर्फ अपने राजा पर था, उनसे मोटी रकम लेना था, पुरस्कृत स्वरूप जो है, क्योंकि प्रशंसा में ग्रंथ लिखते थे और राजा को बड़ी खुशी होती थी और वो पुरस्कार स्वरूप जो है उन्हें कुछ भी रकम देते रहते थे, है ना। इसीलिए इनका जो मुख्य उद्देश्य था सिर्फ राजाओं की प्रशंसा करना, इसीलिए इसको दरबारी साहित्य भी कहा गया है कि यह उसी के इर्द गिर्द घूमता था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ युद्धों का जो जीवंत चित्रण किया गया है, युद्धों का जीवंत चित्रण मिला है, ठीक है। इसके बाद शैली यदि हम देखें तो डिंगल और पिंगल दोनों शैलियां मिलती है, डिंगल और पिंगल। भाषा भी यदि आप लोग देखेंगे तो अभ्रंश भाषा ही यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिली है, ठीक है। डिंगल पिंगल शैली का यहाँ पर साहित्य में प्रयोग किया गया है। अब यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, डिंगल और पिंगल, समझते हैं। डिंगल शैली में जो है कौन कौन सी भाषाओं का मिश्रण था, ये डिंगल शैली अपभ्रंश और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, ठीक है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का जो मिश्रण था वह डिंगल भाषा कहलाई, है ना। अब राजस्थानी में हम मारवाड़ी भी आ गई, पश्चिमी राजस्थानी और जो भी भाषाएं थी राजस्थानी में वो सारी यहाँ पर मिश्रित रूप से डिंगल शैली में प्रयोग होती थी। वहीं पर पिंगल शैली को यदि हम देखें, पेन चेंज कर लेते हैं, पिंगल शैली में अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा का रूप देखने को मिला है हमें, है ना। ब्रज भाषा का मिश्रित रूप अपभ्रंश के साथ जब होता है तब यह पिंगल शैली कही गई, और जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा का मिश्रण हुआ तो यह डिंगल शैली कही गई। अब देखते हैं ना कि डिंगल शैली में ग्रंथ करने वाले जो थे, जो डिंगल शैली में जो ग्रंथ लिखने वाले थे वो थे चारण। डिंगल शैली का प्रयोग किया था चारणों ने, पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है वो किया है भाटों ने, सॉरी यहाँ पे मात्रा आएगी, यह किया है भाटों ने, ठीक है। डिंगल शैली का प्रयोग जो चारणों के द्वारा किया गया, वही पिंगल शैली का जो प्रयोग है वो भाटों के द्वारा किया गया, है ना। साहित्य में जो सर्वाधिक साहित्य लिखा गया वो डिंगल शैली में लिखा गया। इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए कि सर्वाधिक साहित्य, आप लोग भी नोट्स करते चले या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। सर्वाधिक साहित्य लिखा गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आज हमने थोड़ी सी विशेषताओं को समझा है। रासो साहित्य क्या है, रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के बात करी हम लोगों ने। इसके बाद जो हम लोगों ने थोड़ी रासो साहित्य की जो विशेषताएं हैं मुख्य रूप से उन पर चर्चा करी है, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। रासो कुछ देखिए, हमको रासो साहित्य में कौन कौन से ग्रंथों को पढ़ना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनको पढ़ेंगे अच्छे से। पहले हम लोग पढ़ेंगे खुमान रासो पढ़ेंगे, है ना। और इसके जो रचनाकार है वो है दलपति विजय, और जो इस समय है 9वीं सदी। ध्यान रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बिसल देव रासो पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे उस पर थोड़ी सी दृष्टि डाल रहे हैं। बिसल देव रासो जो है
कौन है इसके रचनाकार? नरपति नाल। नरपति नाल। और कब लिखा गया? 12वीं सदी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासो, या इसी को हम लोग कहते हैं आल्हाखंड। आल्हाखंड भी इसी को कहते हैं। ठीक है, सभी इन सभी को हम, इसका समय जो है 13वीं सदी। यहाँ पर लिख लीजिए, ये जगनीक का है, लिखना भूल गई हूं मैं, जगनीक का है ये ग्रंथ। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़े हम्मीर रासो। हम्मीर रासो इनका सारंगधर, सारंगधर का है ना। इन सभी को जो है छोटी छोटी ट्रिक्स से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कौन सा ग्रंथ है इसमें और पढ़ेंगे हम लोग? ये पढ़ेंगे हम लोग जय मयंक, जस चंद्रिका। ठीक है, जस चंद्रिका है मधुकर कवि की। ये सारे हमें रासो ग्रंथों में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? ये सभी आपको याद करना है नाम सारे, है ना। अगली क्लास में ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे इन नामों को और कैसे इनके समय को हम लोग याद